वंदे संस्कृत मातरम। सर्वेभ्यो नमस्कारः। तो इससे पूर्व हमने संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत के अनुसार संज्ञा प्रकरण समाप्त कर दिया, यानी वह पूरा हो गया, ठीक है ना। और यद्यपि अष्टाध्यायी के अनुसार और भी कई संज्ञा सूत्र हैं, परंतु मुख्य जिनसे हमारा काम चल जाता है लघु सिद्धांत के अनुसार हमने उसको पूर्ण कर लिया है, सुप्तिगंतम पदम तक। और आज से हम अच संधि में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। अच संधि, और संधि क्या होती है इससे पहले हमने जान लिया। परः सन्निकर्ष संहिता, यानी वर्णानाम अतिसहित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यु यस्यात्, ठीक है। यानी वर्णों को हम इतनी समीपता से बोलेंगे कि स्वयमेव संधि हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे वागीस, वाकीस, वाकीस, वागीस, सूर्योदय, सूर्योदय, है ना। मतलब इतनी समीपता से बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी, ठीक है। अब कोई पूछ सकता है कि तुम क्या पढ़ रहे हैं, तो पंच संधि पढ़ रहे हैं। तो पंच संधि कितने, पंच संधि कौन कौन सी है? तो पहली संधि कौन है? अच संधि। पहली कौन सी है? अच संधि। दूसरी हल संधि। हल। तीसरी विसर्ग संधि। तो लघु सिद्धांत में तुम क्या देखेंगे? तीन संधि मुख्य देखेंगे। और क्या है? प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि, ये पंच संधि हो जाएंगे। इन पांच संधियों को हम पढ़ेंगे और लघु सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना। अब जो पंच संधि है, सबसे पहले माहेश्वर सूत्र जब हम पढ़ते हैं तो माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले क्या आता है? अच, फिर व्यंजन। तो हम भी पहले क्या करेंगे? अच संधि से प्रारंभ करेंगे, है ना। अचों के बीच में होने वाली संधि अच संधि, हलों की हल वर्णों के बीच में होने वाली संधि हल संधि, और विसर्ग से जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। और जहां संधि होती नहीं है, ठीक है, संधि प्राप्त है लेकिन संधि नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकृति भाव। और एक होती स्वादि संधि, सुवादि संधि, है ना। तो सभी संधियों के बारे में हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो अब उससे पहले हम एक जानकारी करते हैं। तीन प्रकार की विधियां होती हैं। कितने प्रकार के? तीन। सबसे पहले वर्ण विधि। तो वर्ण विधि क्या हो जाएगा? संधि। दूसरा पद विधि, यानी समास। तीसरा वाक्य विधि। कारक। अवगतम जी। वर्ण विधि इत्युक्ते संधि, यानी वर्णों का ही, यानी जब हम संधि करते हैं तो वर्णों में ही परिवर्तन होता है ना। दो वर्णों का जो संधि होती है उसमें एक में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या है? वर्ण विधि। तो ये कहाँ, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? संधि में। लेकिन समास में हम वर्णों का नहीं, पदों का करेंगे। जैसे राजपुरुष, राज्ञ पुरुष, है ना। एक राज्ञ एक पुरुष, पद के रूप में, ठीक है। वहां वर्णों के नहीं,
वहां पद रूपी का पदों से जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम समास कहते हैं। वाक्य विधि हो जाता है कारक, है ना, वर्ण पद और वाक्य, यहाँ पूरा ही वाक्य होता है कारक में, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अभी, सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। तो वर्ण यानी संधि के बारे में हम समझेंगे। अब सबसे पहले जो सूत्र है वो क्या है, इको यणचि। अब लघु सिद्धांत के अनुसार इको यणचि सामान्य छात्रों के लिए अगर समझा जाए तो यानी जैसे इत्यपि, यद्यपि, सुधी उपास्य, ऐसे मध्वरी या अन्य कई उदाहरण आ सकते हैं। लेकिन अब इस जिसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, सुधी उपास्य। क्या आएगा, सुधी उपास्य। सुधी उपास्य। विद्वानों की उपासना। अब ये रूप है, ठीक है ना, ये जो संधि विच्छेद कर रखी है शुद्ध्युपास्य की। इसी प्रकार हम अन्य जो प्रयोग हैं उनको भी सूत्र के अनुसार हम घटाएंगे। ठीक है, तो सुधी उपास्य है, यहां पर हम इको यणचि इस सूत्र से क्या करेंगे, यण करेंगे। और इसका अर्थ क्या है, इक के स्थान पर यण होता है, इक के स्थान पर यण होता है। सबसे पहले हम इस सूत्र का परच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इक यण अच्छी। समझ गए, पदच्छेद करके इक, एक कौन सी विभक्ति, क्योंकि विभक्ति का ज्ञान भी हम कर रहे हैं साथ साथ में अनुवाद में, ये षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, एक वचन। यण क्या हो जाएगा, प्रथमा, और ये क्या हो जाएगा, सप्तमी। यानी षष्ठी, प्रथमा और सप्तमी। अब हम यहाँ देखते हैं जो हमने कल पढ़ा था, क्योंकि इसके अलावा भी हम क्या पढ़ रहे हैं, सरल रूप से संस्कृत। ठीक है ना, संस्कृत अनुवाद। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, विभक्ति कारक के चिन्ह के अनुसार हमने अनुवाद बनाने। तो षष्ठी का अर्थ क्या होता है वहां पर, का, के, की, रा, रे, री, है ना, ये अर्थ होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्का, एक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, इक्का, इक के, ऐसा होगा ना। यण का अर्थ प्रथमा है, यण होता है। और अच यानी अच में, यानी इक का यण में, अर्थ क्या बन रहा है, इक का यण में, ऐसी बन रहा ना। यानी अगर हम कारक चिन्हों के अनुसार जो संस्कृत का उसका प्रयोग करेंगे तो अर्थ हो रहा इक का यण में। लेकिन हम इसका अर्थ क्या करेंगे, परिभाषा सूत्र एक आया है, ठीक है, यानी अगर हम अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो षष्ठी स्थाने योगा। ठीक है, ये क्या बोलता है, पाणिनि जी कहते हैं कि जहां जहां व्याकरण में जहां जहां भी षष्ठी का हम प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, षष्ठी का प्रयोग। सूत्र क्या है, षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी स्थाने योगा, यानी जहां जहां भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा उसको हम स्थाने जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, स्थाने जोड़ेंगे। यानी इक का अर्थ क्या हो जाएगा, इक के स्थान में। ठीक है, इक के स्थान पे या इक स्थाने। अब जहां जहां षष्ठी आएगी तो कहां कहां षष्ठी आई पता है, कई जगह षष्ठी शब्द है, जैसे ईच, आ जाए तो ईच, ईच के स्थान पर, या फिर उरण पर, वो शब्द जो है विकार का है तो विकार के स्थान पर।
ठीक है, तो जहां जहां भी षष्ठी विभक्ति आएगा वहां हम क्या करेंगे, षष्ठी के स्थाने जोड़ेंगे। अवगतम। जी। अनियमे नियम कारिणी, ये परिभाषा सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार हमने क्या समझे, इस सूत्र के अनुसार समझा हमने इक के स्थान। तो इक का हमें क्या आ गया, अर्थ आ गया हमें। अब यण तो प्रथम आए तो यण होता है, इक के स्थान पे क्या होगा, यण होता है। अब है अच में, अब अच में इसका अर्थ हम जानेंगे। तो अच में का अर्थ जानने के लिए एक सूत्र है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे। क्या है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, और साथ में पूर्वस्य भी है ना जी। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे, अच का अर्थ जानने के लिए हमें क्या करना है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे, इस सूत्र को समझना पड़ेगा। तो तस्मिन् क्या होता है, तद शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में तस्मिन् शब्द बनता है। तस्मिन् तयोः तेषु, तेषु, ठीक है। तो तस्मिन् इत निर्दिष्टे पूर्व से, यानी जहां हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे उससे पूर्व में करेंगे। जो भी काम करना है तो सप्तमी के निर्देश से, यानी जहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया उससे पहले पहले काम करना है। तो समझ आ गया, जहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया उससे पहले वाले, एकदम पूर्व को, यानी व्यवधान रहित पूर्व को से पहले उस काम को करना है। तो इसने क्या कहा, इक के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, और अच परे, अच अगर परे है, ये सूत्र है 6177 में, ठीक है। इससे पूर्व एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, संहितायाम, यानी संहिता का विषय हो तो ही होगा, नहीं तो नहीं। संहिता मतलब संधि का जहां विषय है, यानी जहां हम संधि का प्रयोग करेंगे वहीं ये नियम लागू होगा। संहितायाम यानी संधि के सूत्र उसके बाद आ रहे लगातार, ठीक है ना। अब हम देखेंगे सुधी उपास्य। इस सूत्र का अर्थ हमने समझ लिया। अब सुधी में या उपास्य में कहां कहां पर इक है, तो सबसे पहले हमें इक ढूंढना पड़ेगा। कहां है बताओ, सा में, सा में उ इक है, धा में ई इक है, और उ में ऊ क्या है, ऊ इक है। अब इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, यण करेंगे। लेकिन किसके स्थान पे करेंगे बताओ, ई के, इस ई के स्थान पे करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, अच परे हो, क्योंकि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने क्या कहा कि ये अच जो अर्थ है, यानी अच परे हो और संहिता का विषय हो तो ही इक के स्थान पर यण हो। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर घ क्या है, बीच में व्यवधान है, अच तो है लेकिन घ बीच में व्यवधान है, इसलिए हमने, और यहाँ भी नहीं कर, ऊ के स्थान पर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊ के बाद क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो यानी ई के स्थान पर हम क्या करेंगे, यण करेंगे। क्या करेंगे, अब हमें इतना पता चला कि ई के स्थान पर क्या करना है, हमने शुद्ध रूप से यण करना है। इनके स्थान पे नहीं, इसके स्थान पे नहीं। अब यण, यण में कितने अक्षर आते हैं, ल, है ना, ये वर्ण आ रहे हैं। अब एक ई है और इसके स्थान पे चार चार वर्णों का हमने प्रयोग करना है। ये किसके स्थान पे क्या करना है ना, ई के स्थान पे य करेंगे, व करेंगे, र करेंगे, ल करेंगे, क्योंकि ये नहीं कहा कि ई के स्थान पर य करना है। क्या कहा है, ई के स्थान पर, इक के स्थान पर यण हो। इक हमें समझ में आ गया, लेकिन यण अभी समझ में नहीं आया। अब कोई बता सकते हैं ई के स्थान पे क्या करेंगे, क्या करेंगे,
य करेंगे। क्यों करेंगे य? स्थाने अंतरतम। तो एक सूत्र अगला आ रहा है जो क्या है? स्थाने स्थाने अंतर तम। स्थाने अंतरतम। यानी हमने क्या करना है? तो अंतरतम है ना, जो बिल्कुल उसी का ही है। जैसे स्थानीय मिलाने में हम क्या मिलाएंगे? स्थानीय मिलाएंगे। तो स्थानीय मिलाने से क्या हो जाएगा? ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। तालु। ई का उच्चारण स्थान इचु स्थानम तालु। और उसके स्थान पर भी जो आ रहा है, क्योंकि वह का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। र का ऋतुषाणाम मूर्धा। ऋतुषाणाम दंता। तो बिल्कुल सटीक क्या बैठा है? ई के स्थान पर य, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है और य का उच्चारण स्थान भी तालु है। तो स्थानीय मिलाने से हमें इसका ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमें ई के स्थान पर क्या करना है? य करना है। ठीक है। और जब इस हिसाब से आप समझ जाएंगे तो अन्य कई उदाहरण भी इसी हिसाब से करेंगे। अब ये काफी बड़ा रूप है, इसमें आगे कई सूत्र आने वाले हैं, लेकिन हम यहीं पर इसको समापन करेंगे। ठीक है। अब ये रुक जाओ, क्योंकि अब ई के स्थान पर क्या हुआ? य है। हमें इतना पता चल गया है कि ई के स्थान पर क्या करना है, और कई सूत्रों के माध्यम से। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ सु ध, और ई के स्थान पर क्या किया? य। और इधर से हम ऊ को इसमें उपास्य, ऊ को नहीं जोड़ेंगे और को इधर जोड़ेंगे, कल जो पढ़ाया था ना। ठीक है ना। यानी व्यंजन को स्वर में जोड़ेंगे। तो एक शुद्ध उपास्य हमारा ये रूप, यानी एक उदाहरण हम समझ गए कि शुद्ध उपास्य कैसे बना। उसी प्रकार इत्यपि, इति धन अपि गलत कर देना, तो इत्यपि। ठीक है। उसी प्रकार ये सब इकार इकार के उदाहरण है। ठीक है ना। अब ये शुद्ध उपास्य एक तो ऐसा रूप बन गया, एक डबल ध है। इसमें हम क्या करेंगे? अन्य सूत्र जो हैं थोड़ा लंबा हो जाएगा क्लास। ठीक है। तो अब इसके बाद और कौन कौन से सूत्र आने वाले हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे।